हमने ये जाना कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो वो शरीर के अंदर से पिंपल्स को खत्म करने में बहुत मदद करता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग क्रीम और दवाइयों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि दवा और क्रीम से कुछ हद तक तो पिंपल्स को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसे तब तक की जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि खान पान में बदलाव न कर लिया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा खाई गई कोई भी खाने की चीजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व छोटी आंत से एब्जॉर्ब होकर खून में पहुंचता है और फिर खून के जरिए वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए खाने में मौजूद अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों का असर हमारी त्वचा, बाल और हमारे ओवरऑल हेल्थ पे साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। वैसे तो पिंपल्स होने और लगातार बढ़ते रहने के कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं और जिसे हम आगे आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि पिंपल्स बढ़ते रहने के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। कमजोर पाचन, हाई बॉडी इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में ज्यादा मात्रा में गर्मी का पैदा होना, हार्मोन में आई असंतुलन, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन और पिंपल्स में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का बढ़ते रहना। दोस्तों, इन 5 कारणों को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल करना होता है और कुछ चीजों से परहेज करना होता है। लेकिन हम परहेज के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि हम उस पार्ट में परहेज के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने इस पिंपल सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहे तो वहां से उसे देख सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम 7 ऐसी खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो कि शरीर के अंदर से पिंपल्स को खत्म करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप इन 7 चीजों को अपने खाने में ठीक से शामिल करते हैं तो ये पाचन को ठीक करता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा आने वाला ऑयल, इन्फ्लेमेशन, पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया, चेहरे की रंगत और पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को हील करने में भी बहुत मदद करता है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है प्रोबायोटिक। बेसिकली प्रोबायोटिक उस खाने की चीजों को कहा जाता है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती हो। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पिंपल्स वाले लोगों को प्रोबायोटिक लेना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, जब भी हमारे पेट में बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है तो इसका असर सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के हार्मोन को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। जबकि प्रोबायोटिक का ठीक से इस्तेमाल करने से ये हमारे पेट में मौजूद बुरे बैक्टीरिया को खत्म करके अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में काफी हद तक सुधार आता है। प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा सोर्स है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। वैसे तो आप किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अनफिल्टरेड, ऑर्गेनिक और विद मदर प्रॉपर्टीज के साथ आता हो। और इस तरह के एप्पल साइडर विनेगर की पहचान है कि उसमें लिक्विड के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि बोतल को शेक करने पर लिक्विड के साथ साथ तैरते हुए साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। मार्केट में एप्पल साइडर विनेगर बनाने वाली इतनी सारी कंपनी होने के बावजूद सिर्फ ब्रैग ही एक ऐसी कंपनी है जिसका एप्पल साइडर विनेगर सबसे ज्यादा प्योर और नेचुरल माना जाता है। लेकिन यहाँ आप ख्याल रखें कि मैं कंपनी का नाम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मेरा मकसद किसी भी कंपनी को प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैंने इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट बताया है आपकी आसानी के लिए उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप जहाँ से चाहें और जिस कंपनी का चाहे खरीद सकते हैं। आपको इसका इस्तेमाल सुबह कुछ भी खाने से पहले एक छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। याद रखें कि आपको एक बार में 1 चम्मच से ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है। नंबर 2 है विटामिन ए। दोस्तों, जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में अक्सर ही विटामिन ए की कमी पाई जाती है और इसलिए खासकर विटामिन ए पिंपल्स वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को हील करता है, जख्मों और स्कार्स को भरने में बहुत मदद करता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको कोई भी सप्लीमेंट यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने की चीजों के जरिए ही इसकी कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, गाजर, पालक और ब्रोकली विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, लेकिन स्वीट पोटैटो और गाजर सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए दिन भर में 1 से 2 गाजर या स्वीट पोटैटो का सेवन जरूर करें। और अगर फिर भी आप विटामिन ए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि विटामिन ए के ओवरडोज से नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
नंबर 3 है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों सिर्फ पिंपल्स वाले लोग ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को किन चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है। शायद आपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में पहले भी सुना होगा। वैसे तो ये दोनों ही हमारे शरीर और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन शरीर में इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशियो को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें दिन भर में कितना ओमेगा 6 और कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज हम जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 6 की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, ओमेगा 3 ना के बराबर पाया जाता है, जबकि हेल्दी स्किन और हेल्दी शरीर के लिए 1/1 ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो मेंटेन करना चाहिए, यानी कि एक ओमेगा 6 के बदले शरीर में एक ओमेगा 3 भी होना चाहिए। और अगर कोई इस रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाता है तो 4 ओमेगा 6 के बदले कम से कम एक ओमेगा 3 तो शरीर में होना ही चाहिए। लेकिन खाने में ज्यादा तेल, फास्ट फूड, चर्बी वाले गोश्त और बहुत ज्यादा ग्रीजी फूड होने की वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाती है, और लगभग 15 ओमेगा 6 के बदले एक ओमेगा 3 भी शरीर में मुश्किल से ही मेंटेन हो पाता है, और तब ये शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि गर्मी पैदा करता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि कुछ ओमेगा 3 रिच फूड को भी अपने डाइट में शामिल किया जाए, ताकि शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशियो को बैलेंस किया जा सके, क्योंकि ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि शरीर में ओमेगा 6 के वजह से बढ़े हुए इन्फ्लामेशन को कम करता है और फेस पर आने वाले ऑयल और एक्नी पिंपल्स को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कौन कौन सी खाने की चीजें हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। वैसे तो बहुत ही कम ही ऐसी खाने की चीजें हैं जो कि ओमेगा 3 की कमी को पूरा करने के लिए बेहतर माना जाता है, और जिसमें पहला नाम मछली का ही आता है। लेकिन यहाँ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि हर मछली में ओमेगा 3 सही मात्रा में नहीं पाया जाता, और इसके लिए चर्बीदार मछली का होना जरूरी होता है। और उनमें से कुछ मछलियों के नाम इस तरह हैं, जैसे कि मैकरेल, सैल्मन और हेरिंग कुछ मछलियों की प्रजातियों के ऐसे नाम हैं जिसमें ओमेगा 3 काफी मात्रा में पाया जाता है। और वेजिटेरियन लोगों के लिए फ्लैक्स सीड और चिया सीड ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। वैसे तो अखरोट में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ओमेगा 6 की भी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इसलिए ये पिंपल्स वाले लोगों के लिए उतना अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स नहीं माना जाता। और यहाँ दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप खाने की चीजों से ओमेगा 3 ठीक से नहीं ले पाते तो इसे सप्लीमेंट के जरिए भी आसानी से पूरा किया जा सकता है, जो कि नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश ऑयल और वेजिटेरियन लोगों के लिए फ्लैक्ससीड ऑयल के नाम से ओमेगा 3 की सप्लीमेंट आसानी से ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है। नंबर 4 है जिंक। दोस्तों जिंक को पिंपल्स किलर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल मिनरल होता है जो कि स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस और सिस्टिक एक्नी यानी कि बहुत ज्यादा बढ़े हुए पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और खासकर पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया और पिंपल्स को अंदर ही अंदर फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत ही मदद करता है, जिससे कुछ ही दिनों में पिंपल्स खुद ब खुद सूख कर खत्म होने लगते हैं। जिंक पिंपल्स को अंदर से खत्म करने में इतनी अच्छी तरीके से काम करता है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद ये पिंपल्स की वजह से होने वाले दर्द और जलन में तो राहत दिलाता ही है, साथ ही साथ अगर कोई दूसरी भी स्किन एलर्जी रहती है तो ये उसे भी काफी हद तक ठीक करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिंक की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 तो खाने की चीजों के जरिए और नंबर 2 सप्लीमेंट के जरिए। अगर आपके चेहरे पे बहुत ही कम और छोटे छोटे पिंपल्स हैं तो आपको जिंक रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वैसे कहने को तो बहुत सी खाने की चीजें हैं जिसमें कि जिंक पाया जाता है, जैसे कि काजू, बादाम, मूंगफली, दूध, बीफ, मीट और सोया प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जिंक की मात्रा बहुत कम होती है और ऐसे दूसरे न्यूट्रिएंट ज्यादा पाए जाते हैं जो कि पिंपल्स वाले लोगों के लिए सुटेबल नहीं होते। इसलिए इन चीजों का सेवन करना पिंपल्स वाले लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। हालांकि पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दूसरे खाने की चीजों के मुकाबले जिंक तो ज्यादा मात्रा में होता ही है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पिंपल्स वाले लोग भी आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच कच्चा या रोस्ट किया हुआ पंपकिन सीड का इस्तेमाल खाना खाने के बाद किया जा सकता है। ये आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पे साइज में बड़े और पेनफुल पिंपल्स होते हैं तो आपके लिए कद्दू के बीज का सेवन करना काफी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जिंक सप्लीमेंट का ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मार्केट में बहुत तरह के जिंक सप्लीमेंट मौजूद हैं और इसमें से सब पिंपल्स की प्रॉब्लम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो जिंक सप्लीमेंट पिंपल्स की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा अलग होता है और साधारण जिंक सप्लीमेंट के मुकाबले प्राइस में भी थोड़ा कॉस्टली होता है। जिंक सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले और भी कई बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए कौन सा जिंक सप्लीमेंट सबसे अच्छा होता है और इसे कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। इन सारी बातों का जवाब देना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जिंक सप्लीमेंट के बारे में इंशाल्लाह अलग से ही वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप में से कम 100 लोग इस टॉपिक पे कमेंट करेंगे तभी मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल एक बात का ख्याल रखें कि ऐसे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी की दवा खा रहे हैं और प्रेग्नेंट औरतों को जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है एंटीऑक्सीडेंट। ये बात तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्दी शरीर और हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये एजिंग प्रोसेस को काफी हद तक स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि चेहरे पे झुर्रियां जल्दी नहीं आती और बाल भी जल्दी सफेद नहीं होते। एक लफ्जों में कहा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है। जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी रहती है और फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते रहते हैं तो ये लगातार हमारे बॉडी सेल्स के साथ रिएक्शन करके उसे डैमेज करने लगता है और यही वजह है कि कुछ लोग कम उम्र में ही ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। और जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक सही मात्रा में मौजूद होता है तो फ्री रेडिकल बॉडी सेल्स को छोड़कर एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिएक्शन करने लगता है, जिससे काफी हद तक हमारे बॉडी सेल्स डैमेज होने से बच जाते हैं। और यही वजह है कि जो लोग अपनी डाइट में सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो कम उम्र के दिखते हैं। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गाजर, सेब, संतरा, काले अंगूर, ब्रोकली, पपाया, चुकंदर, जैतून, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, अनार और पालक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है। आप इनमें से कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। नंबर 6 है हाई फाइबर फूड। दोस्तों, जिन खाने में फाइबर की कमी होती है वो ब्लड शुगर लेवल को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आंतों की दीवार पर भी चिपकता है और कब्ज पैदा करता है। और जब भी पेट ठीक तरह से साफ ना हो तो ये भी इनडायरेक्टली पिंपल्स को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि फाइबर रिच फूड को भी अपने खाने में शामिल किया जाए। बेसिकली रेशेदार चीजें हाई फाइबर फूड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गाजर, ब्रोकली, पालक, मटर, भिंडी और फूल गोभी जैसी चीजों में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। सेब, अमरूद और अंजीर जैसे फल, ब्राउन राइस और मोटा पिसा हुआ गेहूं के आटे की रोटी में भी ठीक ठाक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ख्याल रखिए कि आप जब भी खाना खाएं इनमें से भी कोई न कोई सब्जी को आप अपने खाने में शामिल जरूर करें, ताकि ये फाइबर की कमी को पूरा कर दे और आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि नॉन वेज और व्हाइट राइस के अंदर बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। इसलिए आप जब भी कोई भी नॉन वेज खाएं तो साथ में कुछ सब्जी या सलाद भी शामिल जरूर करें, ताकि फाइबर की कमी को पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि पानी शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को ठीक तरह से काम करने में बहुत मदद करता है। ये तो ही कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में हमें कौन कौन सी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हम आने वाली वीडियो यानी पार्ट 4 में जानेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां होती है जो कि पिंपल्स को बद से बदतर बना देती है।